एक शरीफ लड़का जिसे एक नहायत मामूली से जुर्म के अंदर जेल हो जाती है, मगर उस जेल के अंदर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो वहां से एस्केप करता है। एस्केप के बाद अगले 1 साल के अंदर वो 24 बैंक लूटता है, यहाँ तक कि 4 पुलिस स्टेशन पर हमला करता है। FBI की नींदें हराम कर देता है। FBI उसके पीछे एक भीगी बिल्ली की तरह पड़ी रहती है, मगर उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। आखिर उस आदमी का प्लान क्या होता है, वो क्या करना चाहता था? सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात तो यह है कि FBI जिसे मुजरिम कहती थी, अवाम उसे अपना हीरो मानती थी। ऐसा क्या था उसके अंदर जो पुलिस को नजर नहीं आ रहा था मगर अवाम को नजर आ रहा था? आज मैं आपको जॉन डिलिंजर नामी उस शख्स की वो कहानी दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एक प्लास्टिक सर्जरी है, मर्डर है और आखिर में वो लाल लिबास है जिसने उसकी आखिरी सांस का फैसला किया। क्या आप लोग उस राज को जानना चाहेंगे जो FBI ने डिलिंजर की मौत के बाद आज तक दुनिया से छुपा कर रखा हुआ था? वो शख्स मरता हुआ भी ऐसे अल्फाज कह गया जिसे दुनिया आज भी याद रखती है। तैयार हो जाइए क्योंकि आज आप उस क्रिमिनल हीरो से मिलेंगे जिसकी डेयरिंग ने तारीख बदल दी। जॉन हर्बर्ट डिलिंजर की पैदाइश 1903 में इंडियाना पुलिस में हुई। बचपन में वो एक चेयरफुल लड़का था, लेकिन उसकी माँ का जल्द इंतकाल हो गया। बाप ने उसको प्यार भी दिया और डिसिप्लिन में भी रखा। शायद इसी वजह से उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई। जैसे ही उसने अपना स्कूल छोड़ा तो उसके बाद वो थोड़ा सा गलत संगत के अंदर बैठना शुरू हो गया। असल टर्निंग पॉइंट 1924 में आया है दोस्तों, जब वो एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर चोरी करने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम हो जाता है। उसके बाप ने फैसला किया कि वो उसको इस गलती की सजा देगा, मगर उसके बाप ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि उसके बेटे के साथ ऐसा कुछ होगा और वो फिर पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देगा। उसका फैसला कोर्ट के अंदर जाता है मगर वहां पर उसके साथ बहुत नाइंसाफी होती है। इसे इस जुर्म की 10 से 20 साल की सख्त तरीन सजा सुना दी जाती है, जबकि चोरी करने पर इतनी सख्त सजा नहीं होती है। जॉन इस सख्त सजा से टूट गया था। उसे लग रहा था कि उसका जुर्म बहुत ज्यादा छोटा है, मगर उसके बदले में जो उसे सजा दी जा रही है वो बहुत ज्यादा है। उसे लग रहा था कि ये जेल उसकी जवानी को खा जाएगी, सारी जिंदगी अब उसको यहीं पर रहना पड़ेगा। उसके जहन के अंदर अब जो ख्यालात जन्म ले रहे थे, इन्हीं ने आके जाकर FBI की नींदें हराम कर दी थी। इन्हीं दिनों जेल के अंदर उसकी मुलाकात अमेरिका के सबसे बड़े क्रिमिनल से हो गई, जैसे कि हैरी पियरपॉन्ट और होमर वैन मीटर। शायद उन दो क्रिमिनल्स को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिसे वो ये सब सिखा रहे हैं, बाहर जाकर वो ऐसी तबाही मचाने वाला है कि FBI की नींदें हराम हो जाएंगी। इन लोगों ने डिलिंजर को एक बहुत बड़ा कैदी बना दिया था। डिलिंजर ने इनसे बैंक रॉबरी के सारे एडवांस टेक्निक सीख ली थी। जेल से निकलने के प्लान्स बनाना, एक मास्टरमाइंड की तरह अपना अगला कदम उठाना। उसने जेल के अंदर ही इन सब चीजों को सीख लिया था इन दो बड़े क्रिमिनल्स से। मई 1933 के अंदर डिलिंजर इस जेल से बाहर आ गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका था। जेल ने उसको एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बना दिया था और अब जॉन डिलिंजर कुछ ऐसा करने वाला था जो आज से पहले कभी किसी ने ना ही किया था, ना ही सोचा था। उसके अंदर इस सिस्टम से बदला लेने की आग थी जिसने उसकी सारी जवानी को जेल में जाया करवा दिया था। यहाँ से इसकी क्राइम की दुनिया का आगाज होता है। जेल के अंदर रहते हुए डिलिंजर ने अपना एक बहुत मजबूत गैंग बना लिया था और उनसे वादा किया था कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम लोगों को भी यहाँ से एस्केप करवाऊंगा। उसने अपने दोस्तों के लिए जेल ब्रेक का एक प्लान बनाया। उसके दोस्तों ने जेल में कैद के दौरान वहाँ जेल का एक बंदा भी कत्ल कर दिया और फिर डिलिंजर के साथ फरार हो गए। अब ये सारी गैंग जेल से बाहर आ चुकी थी। इस गैंग के तो अच्छे दिन अब शुरू हो चुके थे, मगर दूसरी जानिब अब FBI के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले थे और यहाँ से द डिलिंजर गैंग का ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। ये डिलिंजर की लॉयलिटी और प्लानिंग को जाहिर करता है। अब इस सारी गैंग ने छोटी मोटी चोरियां कर पैसे जमा करना शुरू किया और हथियार खरीदे ताकि वो लोग अपना मकसद शुरू कर सकें। अब यहाँ से आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी कि आखिर डिलिंजर गैंग का मकसद क्या था। उनका सबसे पहला टारगेट था कमर्शियल बैंक ऑफ ब्लफटन। 10 जून 1933 अपने एस्केप के 10 दिन बाद इस बैंक को लूटने का अहम मकसद था पैसे जमा करना ताकि वो मजीद अच्छे हथियार खरीद सके और अपनी गैंग को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सके। अभी उनके पास सिर्फ एक मामूली पिस्टल्स थी। डिलिंजर एक छोटे अनजान शख्स के साथ इस बैंक के अंदर घुसा। उसने घबराहट फैलाने की कोशिश की और एक बंदूक निकाली और उन लोगों ने उस बैंक के गार्ड्स को फौरन बंदी बना लिया। उन लोगों ने तेजी से कैशियर केज से पैसा निकाला, भरा अपने बैगों के अंदर और वो सारे फरार हो गए। उन्होंने कोई भी गोली नहीं चलाई, ना ही किसी शख्स को कोई नुकसान पहुंचाया। क्योंकि यह बैंक बहुत ही ज्यादा छोटा था तो इसके अंदर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। उन लोगों ने तकरीबन $10,000 लूटे थे और अब यहाँ से अमेरिका की तारीख में वो होने वाला था जो आज तक ना कभी किसी ने सोचा था और ना ही देखा था। इस रॉबरी से डिलिंजर गैंग ने तकरीबन $10,000 लूटे थे और इन पैसों से इन लोगों ने हथियार खरीदे ताकि वो फ्यूचर के अंदर मजीद रॉबरीज कर सकें। मगर इन लोगों को जो हथियार चाहिए थे अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो आम नहीं मिलते थे, ना ही आम बंदों
की उन तक रसाई थी, जैसे कि मशीन गन्स वगैरह। वो हथियार सिर्फ पुलिस के पास हुआ करते थे। तो फिर उन लोगों ने इस बात का हल निकाला और एक ऐसा प्लान बनाया जो कि एक आम क्रिमिनल सोच भी नहीं सकता और ना ही कोई और क्रिमिनल ऐसा कर सका। अक्टूबर 1933 इंडियाना कंट्री जेल और पुलिस आर्मरी। डिलिंजर गैंग के कुछ खास लोग, जिनमें डिलिंजर, पियरपॉइंट और वैन मीटर शामिल थे, ये लोग सादा लिबास पहने हुए पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर छुपके से दाखिल हो गए। इन लोगों के पास छोटे मोटे हथियार मौजूद थे, मगर कोई भी बड़ी गन नहीं थी। उन लोगों ने इस स्टेशन पर हमला करने के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब किया जब ऑफिसर्स की ड्यूटी चेंज हो रही होती है, ताकि इन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर कम से कम सिक्योरिटी को फेस करना पड़े। ड्यूटी पर मौजूद 2 ऑफिसर्स को उन्होंने फौरन से बंदी बना लिया। ये उनकी टैक्टिक थी कि बिना शोर किए सारे ऑफिसर्स को एक कमरे में कैद कर दिया जाए ताकि अलार्म भी ना बच सके, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन्होंने ऑफिसर से हथियार खाने की चाबी छीन ली। इस चोरी का सबसे बड़ा मकसद था थॉमसन सबमशीन गन्स। ये पुलिस के रिवर्स हथियार होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट, पुलिस रेडियो रिसीवर्स और बड़ी मिकदार में गोलियां भी लूट ली थी। ये वो हथियार होते हैं जो सिर्फ पुलिस के पास होते हैं। ये हथियार कोई आम शख्स नहीं खरीद सकता। फरार होने से पहले उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी सबसे तेज रफ्तार पुलिस पेट्रोल कार्स भी चुरा ली थी, ताकि उनको पुलिस बाद में चेज ना कर सके। इस हमले ने डिलिंजर गैंग को एक फौज जैसे हथियार दे दिए थे। अब वो आम चोर नहीं थे, बल्कि मिलिट्री इक्विप्ड गैंग बन चुके थे। पुलिस स्टेशन पर हमला लॉ एनफोर्समेंट कानून नाफिज करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इससे उनके हौसले टूट गए थे। ये सबसे पहला वाकया था जो कि डिलिंजर के हाई स्टेक्स बैंक रॉबरीज के दौर की शोहरत थी। अब उनके पास वो हथियार थे जिनकी मदद से वो बैंक के अंदर 1 मिनट से कम वक्त में काम तमाम कर देते थे। पुलिस स्टेशन पर हमला करने के बाद अब वक्त आ चुका था उस गैंग का अपनी असली ताकत को दिखाने का। इन लोगों ने पुलिस स्टेशन को लूटने के बाद तुरंत एक नया मास्टर प्लान बनाया और इसको इस्तेमाल करते हुए एक नए बैंक को निशाना बनाया। ये बैंक रॉबरी इनकी पिछली बैंक रॉबरी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस गैंग की सबसे खास बात ही यही थी कि ये हर बार नए तरीके से रॉबरी करता था। 23 अक्टूबर 1933 गैंग मेंबर्स ने गार्ड्स के यूनिफॉर्म पहने ताकि वो बगैर शक किए बैंक में दाखिल हो सके। ये कम से कम सिक्योरिटी को सरप्राइज कर सके। वो हथियारों से मुकम्मल तौर पर लेस थे। जैसे ही वो बैंक के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने फौरन टॉमी गन्स और शॉर्ट गन्स दिखाए। उनका मकसद था 1 से 3 मिनट के अंदर पूरा ऑपरेशन खत्म करना। टॉमी मशीन गन्स की धमकी और डिलिंजर की गुस्से वाली शक्ल देखकर बैंक स्टाफ और कस्टमर्स होश खो बैठे। कोई हिम्मत नहीं कर पाया कि वो उनका मुकाबला करे, क्योंकि उनके पास हथियार बहुत नेक्स्ट लेवल के थे। गैंग के अंदर मुकम्मल तौर पर ट्रेन मेंबर्स थे। उन्होंने डायरेक्ट मेजर तिजोरी को निशाना बनाया, जहां सबसे ज्यादा कैश होता था। जब वो इस बैंक से बाहर निकल रहे थे तो आमतौर पर वो कुछ कस्टमर्स को अपने साथ ह्यूमन शील्ड के तौर पर बाहर ले जाते थे, ताकि पुलिस उन पर गोलियां ना चला सके, और थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ देते थे। इस दफा उन्होंने $75,000 की चोरी की थी। इतनी बड़ी रकम और मिलिट्री ग्रेड हथियार का इस्तेमाल ने पूरे अमेरिका की मीडिया को हिला दिया था। डिलिंजर का नाम अब छोटे मोटे चोर की लिस्ट से निकलकर नेशनल हेडलाइंस में चला गया था। पुलिस इस बात से परेशान थी कि डिलिंजर की गैंग के पास उन्हीं के हथियार हैं और वो उनसे ज्यादा तेज थे। इसके बाद एक के बाद एक डिलिंजर का गैंग बैंक्स लूटता गया और 1933 से 1934 तक डिलिंजर के गैंग ने टोटल 24 बैंक्स लूट लिए थे। FBI की नींदें हराम कर दी थी। उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वो हर दफा बैंक रॉबरी एक डिफरेंट प्लान के साथ करता था। वो एक निहायत मास्टरमाइंड था। मगर अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर डिलिंजर तो एक क्रिमिनल था, मगर वो अवाम के लिए हीरो कैसे था? असल में 1933 में अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। हजारों लोगों के पैसे और घरों को बैंकों ने जबरदस्ती छीन लिया था। लोग बैंकों को अपनी तबाही का जिम्मेदार मानते थे, और उस दौर के अंदर जब डिलिंजर बैंक लूटता था तो आम जनता के लिए वो सिर्फ चोर नहीं, बल्कि वो शख्स था जो उनके जुल्म का बदला ले रहा था। लोगों को लगता था कि डिलिंजर उनके गुस्से और बदले की आवाज है। डिलिंजर ने ये अफवाह फैलाई थी कि वो सिर्फ बैंकों का पैसा लूटता है, आम आदमी का पैसा नहीं। कुछ किस्से मशहूर हुए कि उसने बैंकों के लोन पेपर जला दिए और बैंकों का पैसा गरीबों को दे दिया। उसका डेयरिंग अंदाज, उसके अच्छे कपड़े और उसका पुलिस से आगे रहना, ये सब चीजें उसे एक रोमांटिक क्रिमिनल का स्टेटस देती थी। डिलिंजर इतना मास्टरमाइंड था कि वो इतनी तेजी से काम करता था कि लोकल पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती थी। उसके कई जेल ब्रेक और फरार होने की कहानियां लोगों को एंटरटेन करती थी और सिस्टम की नाकामी पर लोग हंसते थे। जब FBI मुसलसल नाकाम हो गई तो एक नई फोर्स बनाई गई डिलिंजर की गैंग को पकड़ने के लिए, जो कि बाद में फिर दोबारा से FBI के साथ मर्ज कर दी गई। इस एजेंसी का सिर्फ एक ही काम था, डिलिंजर और उसकी गैंग को एक्सपोज करना और उन्हें अरेस्ट करना। और आखिरकार 1934 में वो और उसकी गैंग एरिजोना में पकड़े गए। मगर यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से तो एक नए चैप्टर का आगाज होता है। वो चैप्टर जिसने डिलिंजर को मजीद खतरनाक बनाकर पेश किया दुनिया के सामने। अरेस्ट के बाद डिलिंजर को क्राउन पॉइंट जेल इंडियाना ले जाया गया, जिसको एस्केप प्रूफ समझा जाता था, जहाँ से फरार होना नामुमकिन था। मगर डिलिंजर तो फिर एक मास्टरमाइंड था। उसने वहाँ पर भी एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया जिसने दुनिया को हैरान कर रख दिया। डिलिंजर ने वो काम करके दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। डिलिंजर ने कैद खाने के अंदर एक लकड़ी के टुकड़े को इस्तेमाल किया। उसने उसे काट कर शेविंग क्रीम, शू पॉलिश और दूसरे सामान की मदद से बिल्कुल असली बंदूक जैसा बना लिया था। उसने सुबह के वक्त का इंतखाब किया और जेल के गार्ड्स पर
पर उस नकली बंदूक को तान कर खड़ा हो गया। गार्ड्स और मौजूद दो डिप्टी शेरिफ धमकी और बंदूक की शक्ल देखकर पूरी तरह से घबरा गए थे और डिलिंजर का इमेज भी बहुत खतरनाक था। डिलिंजर ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया उस नकली बंदूक की मदद से और डिलिंजर वहां से फरार हो गया। फरार के वक्त डिलिंजर ने वहां के एक शेरिफ लियान होले की ब्रांड न्यू फोर्ड V8 कार चुराकर भाग गया ताकि कोई भी उसका पीछा न कर सके। और एक बार फिर डिलिंजर अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल गया था और उस जेल से फरार हो गया था। यह FBI के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ था। FBI ने उसे पब्लिक एनिमी नंबर 1 करार दिया था। इस जेल से फरार होने के बाद FBI और डिलिंजर के दरमियान में एक पुलिस मुकाबला भी हुआ था जिसके अंदर FBI ने भी फायरिंग की थी और डिलिंजर ने भी फायरिंग की थी, मगर खुशकिस्मती से डिलिंजर वहां से भी फरार हो गया था। बल्कि उस फायरिंग के अंदर FBI के काफी लोग मारे गए थे। इस वाकये के बाद डिलिंजर को समझ आ चुकी थी कि अब वो नहीं बच सकता FBI से, इसीलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी का इंतखाब किया और उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी पहचान बदल ली और दोबारा से लूटमार का काम शुरू कर दिया। पुलिस को यह अंदाजा था कि ये सब अभी भी डिलिंजर ही कर रहा है, बेशक उसने प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली थी। अब यहाँ से आगे डिलिंजर के बुरे दिनों का आगाज हो चुका था। डिलिंजर को धोखा उसकी एक जान पहचान वाली औरत ने दिया था जिसका नाम था अना सेज। आखिर अना सेज कौन थी? अना सेज का ताल्लुक रोमानिया से था और वो शिकागो में एक तवायफ खाना चलाती थी। फेडरल अथॉरिटीज उसे डिपोर्ट करना चाहती थी। जब अना सेज को पता चला कि डिलिंजर उसके घर आने वाला है तो उसने FBI एजेंट मेल्विस परविस जो डिलिंजर को ढूंढ रहा था उससे डील की। उससे वादा किया कि अगर वो डिलिंजर को पकड़वा देगी बदले में FBI उसकी डिपोर्टेशन को रोक देगी। FBI पहले से ही डिलिंजर की तलाश में भूखी फिर रही थी। उसने अना सेज के साथ ये डील कर ली। मगर अब यहाँ पर सवाल यह है कि डिलिंजर ने तो प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी, तो आखिर फिर FBI ने डिलिंजर को पहचाना कैसे? अब FBI को पहचान करने में आसानी हो इसलिए अना सेज ने उन्हें बताया कि वो उस रात एक लाल रंग का लिबास पहनेगी। इसकी वजह से वो तारीख में द लेडी इन द रेड के नाम से मशहूर हुई। डिलिंजर अपनी तरफ से पूरी मस्ती के अंदर था और वो अना सेज के साथ एक गैंगस्टर फिल्म मैनहट्टन मेलोड्रामा देखने गया था। थिएटर के बाहर FBI और लोकल पुलिस के एजेंट ने मेल्विन परविस की क़यादत में खामोशी से घेरा कर लिया था। जैसे ही फिल्म खत्म हुई वो दोनों थिएटर से बाहर निकलकर सड़क पर आए। एजेंट्स ने तुरंत अना सेज को उसके लाल लिबास की वजह से पहचान लिया था और उसके साइड में चलते हुए डिलिंजर की नकली शक्ल बैड प्लास्टिक सर्जरी के बावजूद कंफर्म कर लिया था कि ये शख्स डिलिंजर ही है। शूटर्स अब बिल्कुल तैयार थे, मगर यहाँ पर डिलिंजर को शक हो गया। उसने जल्दी से गली की तरफ भागने की कोशिश की और अपनी जेब से बंदूक निकाला। FBI एजेंट्स ने तुरंत गोलियां चला दी। डिलिंजर को 4 गोलियां लगी जिसमें से एक गोली उसके सर में लग गई। डिलिंजर उस वक्त जमीन पर गिर गया। डिलिंजर मरते मरते अल्फाज कह गया, यू गॉट मी, तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। ये अल्फाज बहुत ज्यादा मशहूर हुए। डिलिंजर की कहानी का इस ड्रामेटिक एंड हुआ। लोग उसकी लाश देखने के लिए हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए। ये FBI के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और एजेंसीज की ताकत और शोहरत में जबरदस्त इजाफा हुआ इससे। इस वाकये ने डिलिंजर के गैंगस्टर दौर को रस्मी तौर पर खत्म कर दिया था। FBI ने डिलिंजर की मौत के बाद तेजी से उसकी पूरी गैंग का सफाया कर दिया था। डिलिंजर की मौत के 2 महीने के अंदर अंदर उसके ज्यादातर अहम साथी तो मार दिए गए थे या फिर उन्हें सजाए मौत दे दी गई थी। वो राज जो FBI ने आज तक लोगों से छुपा कर रखा वो ये था कि गोलियां सिर्फ डिलिंजर को मारने के लिए चलाई गई थी, लेकिन उस टाइट स्पॉट में एजेंट्स ने आम लोगों की परवाह नहीं की थी। उन्होंने इसको मारने के लालच में अंधाधुंध फायरिंग की थी जिसकी वजह से वहां पर आम लोगों को भी गोलियां लगी थी और शायद 1 से 2 लोगों की डेथ भी हो गई थी FBI की गोलियां चलाने की वजह से। अगर ये बात खुल जाती तो FBI पर पब्लिक सेफ्टी का इल्जाम लग जाता था और लोगों की हिफाजत को नजरअंदाज करने का बड़ा इल्जाम लग जाता था FBI पर। FBI ने सिर्फ यही जाहिर किया कि उन्होंने सिर्फ अपनी हिफाजत में गोलियां चलाई और इस बात को रफा दफा कर दिया गया। ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जिसे फादर ऑफ ऑल क्रिमिनल्स भी कहा जाता है। इस शख्स ने वाकई में FBI को हिलाकर रख दिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर गाइड कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।